गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग आपके लिए लेकर आए नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पोर्शन, सेकंड चैप्टर कह सकते हैं। अपने आरबीआईसी बुक के अंदर दूसरा चैप्टर है, ठीक है। सेकंड नंबर चैप्टर, यूनिट वही रहेगा सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन चैप्टर जो है सेकंड वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है गाउस लॉ और इट्स एप्लीकेशन, गाउस लॉ के एप्लीकेशन। तो अपने आज का वीडियो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग गाउस लॉ का इंट्रोडक्शन, गाउस लॉ क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, किस सरफेस के लिए वैलिड है, किस टाइप से वो एक्ट करता है, कैसे लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उसकी प्रॉपर्टी और इन सब का स्टडी जो है हम लोग आज अपने टॉपिक में करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? फाई से, ये सिंबल है, ठीक है। आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर मैग्नेट वाले में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझना अच्छे से, आराम से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी है इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती थी, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज्ड सरफेस से, सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस से कितनी पास हो रही है, उस क्लोज सरफेस में से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है वो कितनी उस क्लोज सरफेस में से निकल रही है, पास हो रही है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? क्लोज सरफेस। कैसा होगा? क्लोज सरफेस। ये रहा क्लोज सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जितनी पास फ्लो होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अभी जो सरफेस है, ये सरफेस मैं मान लेता हूं, इस सरफेस का टोटल जो एरिया है ds ले लो, और ds नहीं लेना चाहो तो dA ले लो, दोनों ही राइट है। आप ds भी लिख सकते हैं और dA भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एरिया ले रहा हूँ, dA क्यों लिखा? मैं किसी छोटे से पॉइंट की एरिया की बात कर रहा हूँ। इस सरफेस पर किसी एक छोटा सा एलिमेंट के एरिया की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये जो हम लोग नॉर्मली एरिया पढ़ते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली एरिया होता है ना, चाहे सरफेस का एरिया हो, सर्कुलर या सर्कुलर कोई पोर्शन है उसका एरिया हो, रेक्टेंगुलर का एरिया हो, वो एरिया जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो ये dA लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा एरिया होता है किसी एलिमेंट का। छोटा सा एलिमेंट छोटा है तो एरिया भी कम होगा, छोटा होगा। तो ये जो dA है या फिर del A लिखते हैं, ये एरिया होता है स्मॉल एरिया, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और स्मॉल एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये जो del A है, स्मॉलर एरिया, इसका डायरेक्शन होता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिए, इनका डायरेक्शन ये चल रहा है,
ठीक है। और ये जो सरफेस है ये कोई क्लोज सरफेस है, उस सरफेस का ये हो गया ई का डायरेक्शन, और इस क्लोज सरफेस का एरिया का, किसी एलिमेंट के एरिया का डायरेक्शन मैं ले लेता हूं इस डायरेक्शन में डेल एस या फिर डेल ए लिख देते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है सपोज थीटा है, बीच का एंगल है जो सपोज थीटा है। चलिए एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डेल एस लिया है मैंने, इस क्लोज सरफेस के एलिमेंट का जो एरिया का डायरेक्शन लिया है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, और आउटवर्ड, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ये अपने पास व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड में किसी एलिमेंट का एरिया का डायरेक्शन लूंगा तो परपेंडिकुलर इस तरफ, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ, ठीक है। अगर मैं फर्श की बात करूं तो एरिया के फर्श का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं छत की बात करूं तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों को सरफेस का एरिया का जो डायरेक्शन है वो याद रखना है कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वो भी आउटवर्ड होता है, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी ए, E डॉट डी ए के इक्वल होता है। E का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डेल ए एरिया। ये दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, डेल ए भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने बीच में डॉट लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है फाई इक्वल टू E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए कैसे लिखूंगा। पहली बात तो ये फाई क्या बोला था मैंने, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। और ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जैसे जो रियल नंबर होते हैं वैसे डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फाई का वैल्यू निकालेंगे, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो जैसे अलजेब्रिक सम करते थे हम लोग चार्ज का, वैसे वैसे इसका भी अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी जो रियल नंबर जैसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा E डॉट डी ए। और अगर मेरे को किसी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज लूप के लिए या क्लोज सरफेस के लिए, बंद सतह के लिए अगर फाई का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसको इस टाइप से डिनोट करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में। ये इंटीग्रेशन का सिंबल E डॉट डी ए, और ये जो मैंने इसमें राउंड इंटीग्रल सिंबल के अंदर जो राउंड बनाया है उसका मतलब होता है कि जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड होगा। सरफेस कैसा होगा, क्लोज सरफेस होगा, ओपन सरफेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिल गया फॉर्मूला, ठीक है, फाई इक्वल टू E डॉट डेल ए, ठीक है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मतलब क्या होता है, ये क्लोज सरफेस, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पता चल गया, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इसके यूनिट। तो यूनिट क्या होगा भाई, E का यूनिट क्या होता था, न्यूटन अपॉन, E इक्वल टू F अपॉन क्यू होता था, न्यूटन अपॉन कूलम, इनटू डेल ए। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये भी इसका ऐसे यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग वोल्ट की फॉर्म में, वोल्ट इनटू मीटर, ये भी लिख सकते हैं। वोल्ट की फॉर्म में वोल्ट इनटू मीटर लिख सकते हैं इसको।
ठीक है। अब इसके बाद आती है डायमेंशन यूनिट की। डायमेंशन यूनिट इसका हो जाएगा, न्यूटन का होता है m1L1T-2, कूलाम का हो जाएगा A1T1, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2। ठीक है, सॉल्व करने पे डायमेंशन यूनिट क्या मिलेगा हम लोगों को, m1 L3 T-3 A-1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन यूनिट 12th बोर्ड के अंदर आप लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको निकालना भूलना नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशन यूनिट। अब मैं बात करूं डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन की, तो ये तो वैसे ही कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, चले आगे चले, चलिए चलिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, निकालते कैसे, वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बात देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 1.2 हो सकता है, 1.2, 2.4, 3.6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो एनक्लोज्ड सरफेस, किसी बंद सरफेस, क्लोज सरफेस में से गुजर रही, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो उसका वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों को 2, 3, 4, 5, 6, 10 प्लस माइनस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो पॉइंट में नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन है, अगर सपोज आपको E का वैल्यू दे रखा है 200I कैप, यूनिट वेक्टर ले रहा हूं 300J। ठीक है, E इक्वल टू 200I प्लस 300J वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। मैं E का यूनिट जो है वोल्ट अपॉन मीटर में ले रहा हूं। ठीक है, वैसे इसका न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर भी होता है। और DS या फिर DA, जो एरिया ले रहा हूं किसी क्लोज सरफेस का, वो ले रहा हूं मैं 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। क्या ले रहा हूं, 10 × 5 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट वेक्टर ले लेता हूं मैं J के। ठीक है, तो एक क्लोज सरफेस है, उसका एरिया ये है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। बस अब फॉर्मूला आपको पता है, तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए E डॉट डेल। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू पुट कर लो, और डॉट प्रोडक्ट डॉट आ रहा है तो सॉल्व कर दो डॉट प्रोडक्ट को। E का वैल्यू क्या है, 200I प्लस 300J डॉट डेल ए का वैल्यू है, डेल एस डेल ए एक ही चीज है, 5 × 10 की पावर -3 J। ठीक है, क्लास 11 के अंदर आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा होगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर वेक्टर वाले चैप्टर में। तो देखो I डॉट J, पहले मैं इसको I को J के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0। I डॉट J इक्वल टू क्या होता है, 0। J डॉट K इक्वल टू क्या होता है, 0। K डॉट I इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, जैसे I डॉट J ऑपोजिट डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर, तो क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में 0 मिलता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस में मिलता है नेक्स्ट, क्रॉस में नेक्स्ट मिलता है, क्रॉस में 0 नहीं मिलता है। ठीक है,
तो 200i को मैं j के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो i डॉट j सीधा हो जाएगा 0, तो 0 आ गया। फिर प्लस 300j को j के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो j डॉट j इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। j डॉट j इक्वल टू क्या होता है 1, और वैसे k डॉट k इक्वल टू भी 1 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे 300 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 j डॉट j, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। 5 इक्वल टू 1500 इंटू 10 की पावर -3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 यूनिट क्या आएगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है ना, तो इसका यूनिट क्या था वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर, और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये रहा मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर वोल्ट इंटू मीटर, ये आंसर आ गया 5 इक्वल टू 1.5 वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए हमने पढ़ा था E डॉट डेल एस या डेल ए लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं डॉट हटा देता हूं, ये डॉट हटा देता हूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा E डेल एस कॉस थीटा, E डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। और यदि E इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थीटा एंगल के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है थीटा के साथ, ठीक है, तो इसको हम लोग इसे लिखेंगे फाई इक्वल टू डी एस ई कॉस थीटा। और अगर डी एस एरिया एंगल के साथ वेरी कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं आपको फर्स्ट केस की, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या ले रहा हूं 0 डिग्री ले रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसकी डायरेक्शन और इसमें जो क्लोज सरफेस है उस सरफेस का डायरेक्शन, ये E और ये क्लोज सरफेस आपको ऐसे दिख रहा है जबकि मैंने ऐसे रखा है ताकि उसकी डायरेक्शन सरफेस के एरिया की डायरेक्शन डेल एक्स के परपेंडिकुलर सरफेस बताई थी, तो ये ऐसे दिख रहा है लेकिन मैं आपको रखा हुआ है ऐसे है, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरफ हो जाएगी, तो डेल एक्स का डायरेक्शन भी इधर मिल जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, ठीक है। ये जो थीटा आ रहा है ना, थीटा, ये एंगल है, एंगल बिटवीन E एंड ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना मिला मेरे को थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू E डॉट डेल एस, फाई इक्वल टू E डेल एस कॉस 0, कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 इक्वल टू होता है 1, कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। याद है आपको वैल्यू, तो जब 1 होता है तो E डेल एस कॉस 0 1 हो जाएगा और फाई कितना आ जाएगा E डेल एस, ठीक है। तो फाई इक्वल टू E डेल एस, या डी एस लिखो या डेल एस लिखो, ठीक है। डी एस की जगह मैंने डेल एस लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिलेगा मेरे को फ्लक्स,
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की। when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना ले रहा हूं मैं, 90 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है। ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया दोनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का होता है 0, cos 90 का वैल्यू 0। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा E डेल एस या डी एस cos 90 0। तो फाई इक्वल टू E डेल एस cos 90 हो जाएगा 0 तो इंटू 0। तो फाई क्या मिलेगा मेरे को, 0, प्लस हो जाएगा 0। अब सपोज सोचिए आप, मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, या फिर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ये जो मार्कर है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे हो गया, इस तरफ हो गया। अब मेरे को सरफेस रखना है इसके इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, सरफेस का एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए। तो सपोज मेरा हाथ सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ या ऐसे रखता हूँ, तो इसका एरिया का डायरेक्शन इधर उधर थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अब मेरे को 90 करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा। सरफेस को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं सरफेस ऐसे रख रहा हूँ, तब इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब नीचे की तरफ। अब ई इधर जा रहा है और इसका एरिया का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो 90 डिग्री हो गया। अब सोचिए जब मैं इसको किसी भी सरफेस को ऐसे रखूंगा तो उसके अंदर से होके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, पास थ्रू होगी, नहीं होगी, या तो साइड में से होके निकलेगी या ऊपर से होके निकलेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से होके तो नहीं जाएगी ना। अंदर से होके जाने का मतलब है सपोज ये थोड़ा सा एंगल ऐसे होता तो ये उसके अंदर क्रॉस करती, वरना क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो जब उस क्लोज सरफेस के अंदर से होकर इलेक्ट्रिक लाइन पास थ्रू ही नहीं हो रही है, तो फाई का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। केस थर्ड मैं बात कर रहा था, केस थर्ड की, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मैं दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो डेल एस का डायरेक्शन इधर था, मैंने उधर ही कर दिया, ठीक है। इसको पूरा का ये ऐसे था, मैंने इसको घुमाकर, ये ऐसे दिख रहा है ना, अभी इस केस के अंदर ये ऐसे था, ये इधर है और ये सरफेस ऐसा था, तो डेल एस ऐसा था। अब मैं इसको घुमा के ऐसे कर रहा हूं, तो डेल एस कैसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 इक्वल टू होता है -1, ठीक है। तो फाई इक्वल टू E डॉट डेल एस, फाई इक्वल टू E डेल एस इंटू -1, तो फाई का वैल्यू आएगा